गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास है आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर। पेपर हम कौन सा पढ़ रहे थे? फर्स्ट। क्या था पेपर का नाम? विविक्त गणित। और क्लास आपकी कौन सी है? 10। ठीक है। देखो लास्ट क्लास में मैंने बताया था अपशिष्ट अपवर्जन सिद्धांत, मैंने आपको बताया था। समुच्चयों के बारे में बात चल रही थी लास्ट चैप्टर में हमारी। प्रूफ कैसे प्रमेय कैसे करते हैं, कैसे उनमें संघ होता है, कैसे उनमें सर्वनिष्ठ होता है, क्रमित युग्म कैसे निकालते हैं, दो समुच्चयों का गुणा कैसे करते हैं, घटाते कैसे हैं समुच्चयों को, वो सब मैंने आपको उसमें बताया। आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो टॉपिक है संबंध। संबंध। देखो संबंध का मतलब होता है कि अगर आपको दो समुच्चय दे रखे हों और आपसे एक संबंध का मतलब ये होता है कि अगर समुच्चय किसी समुच्चय का अवयव दूसरे समुच्चय के अवयव से अगर कोई रिलेशन बना रहा है, जुड़ा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? हम संबंध बोलते हैं। अब ये देखो संबंध हमारे पास 3-4 तरह के होते हैं। संबंध का मैंने आपको क्या बताया? संबंध वो होता है कि अगर किसी समुच्चय का अवयव किसी दूसरे समुच्चय के अवयव से जुड़ा हुआ हो किसी भी तरीके से, उसको बोलते हैं हम संबंध। अब ठीक है, अब संबंध भी हमारे पास 3-4 तरीके के तीन तरीके के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। मेजर हमारे पास 4 होते हैं। एक तो द्विचर संबंध होता है, दूसरा होता है हमारे पास कौन कौन से होते हैं? पहला होता है द्विचर संबंध। द्विचर संबंध। दूसरा होता है हमारे पास सहतुल्य संबंध। सहतुल्य संबंध। तीसरा होता है हमारे पास संक्रामक, या फिर ऐसे लिख सकते हैं दूसरा संबंध होता है हमारे पास सममित संबंध। सममित सममित संबंध। ठीक है, सममित संबंध। चौथा होता है हमारे पास संक्रामक संबंध। ठीक है, तो द्विचर संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। संबंध को बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, सहतुल्य संबंध को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। रिलेशन। सममित को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। और संक्रामक को बोलते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि द्विचर संबंध क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे स्वतुल्य क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे सममित क्या होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे संक्रामक। अब जब बात आती है द्विचर संबंध की, तो पहला हम क्या पढ़ेंगे? द्विचर संबंध। देखिए द्विचर संबंध क्या होता है, पहले ये देखेंगे। द्विचर संबंध। द्विचर संबंध क्या होता है? देखो माना ए तथा बी कोई दो ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं, तो द्विचर संबंध ए क्रॉस बी, द्विचर संबंध ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि द्विचर संबंध वो होगा जो ए क्रॉस बी करने से हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? द्विचर संबंध प्राप्त होगा। अब ये डिपेंड करता है कि तुम्हें शर्त क्या दे रखी है ए क्रॉस बी निकालने की, वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। जैसे अगर आप उदाहरण की बात करें, आपको ए दे दिया 1 2 3
और बी दे दिया 2 3 4, तो आप ए क्रॉस बी निकालते हो, ए क्रॉस बी। यस, ए क्रॉस बी होता है 1 2, और देखो 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ, तो 1 का 2 के साथ हो गया, 1 का 3 के साथ हो गया, 1 का 4 के साथ हो गया। एक सेकेंड, 2 मिनट। थोड़ा बर्तन की आवाज कम हो गया, क्लास बाद में, क्लास बाद में बर्तन की आवाज कम हो गई। एक बार कर दो, ये वाला भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1 का 2 के साथ हो गया, 1 का 3 के साथ हो गया, 1 का 4 के साथ हो गया। अब 1 का किसके साथ, अब 2 का किसके साथ होगा, 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। अब 3 का इन तीनों से होगा, यानी 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ। ये क्या हो गया, हमारे पास द्विचर संबंध हो गया। ये क्या होता है, हमारे पास द्विचर संबंध होता है। ठीक है, यानी ए क्रॉस बी को हम क्या बोलते हैं, उप समुच्चय ही होता है। द्विचर संबंध किसका, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। जैसे अगर मैं द्विचर संबंध की बात करूं, आपको दे रखा है कि दोनों समान अवयव होने चाहिए। क्वेश्चन दे रखा है द्विचर संबंध निकालिए यदि दोनों अवयव समान हैं। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों संबंध, देखो दोनों अवयव समान है। दोनों कौन कौन से में समान आ रहे हैं, एक तो इसमें आ रहे हैं और एक इसमें आ रहे हैं, और कहीं भी दो अवयव समान नहीं आ रहे, तो द्विचर संबंध क्या हो जाएगा, 2,2 और 3,3। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, द्विचर संबंध हो जाएगा। ये होता है हमारे पास द्विचर संबंध। ठीक है, अब हम बात करते हैं अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या क्या होती है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो बात करते हैं अवयवों की संख्या की। तो देखो अवयवों की संख्या, ये तो हो गया द्विचर संबंध। अब आपसे पूछ ले कि किसी संबंध में अवयवों की संख्या कितनी होगी, क्या होगा, तो वो देखते हैं। देखो जैसे अवयवों की संख्या संबंध में अवयवों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है n की पावर n। ये क्या होता है आपके पास, संबंध में अवयवों की, या ऐसे कर सकते हो संबंधों की, या फिर ऐसे लिख लो इसको, संबंधों की संख्या बराबर n की पावर n, जहां n बराबर समुच्चय में अवयवों की संख्या। जैसे आपको कोई दे रखा है, s बराबर दे रखा है 1 2 3 4, और t बराबर दे रखा है 1 2 3 4, और आपसे पूछ ले कि इसमें अवयव समुच्चयों संबंधों की संख्या कितनी होगी, तो देखो n बराबर कितने हैं, 4 हैं, क्योंकि 4 अवयव हैं। तो संबंधों की संख्या बराबर n की पावर n, यानी 4 की पावर 4, कितना हो जाएगा ये, 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा ये, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, सॉरी n स्क्वायर होता है, नॉट n, यानी n स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। यानी इन दोनों में कितने संबंध बनेंगे, 16 संबंध बनेंगे। कैसे बनेंगे, अब वो भी निकालते हैं हम। 16 संबंध कैसे निकलेंगे, देखो 16 होंगे, कैसे निकलेंगे, देखो 16 भी आपको काउंट करवा देता हूँ। 16 याद रखना, 16 निकलेंगे। 16 कैसे निकलेंगे, देखो हमें क्या निकालना है, S क्रॉस T निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 1 का इन चारों के साथ, यानी 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का इन चारों के साथ होगा, 2 का 1 के साथ,
2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का इन चारों से होगा, 3 का 1 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, फिर 4 का इन सबसे होगा, यानी 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। ये हो गया। अब इनको काउंट करो 16 है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। संबंधों की संख्या कितनी हुई? 16 हो गई। यानी इससे क्या पता लग जाएगा हमें संबंध कितने निकलेंगे। अब जैसे आपके पास 4 थे, दोनों में 4 थे, तो आपने आसानी से काउंट कर लिया। लेकिन कई बार ऐसा होगा समुच्चय में आपको क्या 15 अवयव दे देगा या कुछ भी दे देगा, तो वहाँ इन सबको बनाना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम फॉर्मूला हमने निकाला n स्क्वायर, यानी जितने n स्क्वायर उसमें क्या होंगे? संबंधों की संख्या होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका संबंधों की संख्या। अब हम पढ़ते हैं दूसरा कौन सा? स्वतुल्य संबंध। दूसरा आता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? देखो, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध दूसरा है स्वतुल्य संबंध। कैसे? यदि कोई अरिक्त समुच्चय A पर कोई संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि A belongs to A implies A belongs to R। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर समुच्चय में कोई अवयव है A, तो उसमें क्या होगा? संबंध में क्या होना चाहिए? A belongs to क्या होना चाहिए? R होना चाहिए। जैसे उदाहरण की बात करें, हम उदाहरण की बात करें तो जैसे आपको उदाहरण दे रखा है A बराबर 1 3 और 5। मुझे क्या निकालना है? A क्रॉस A निकालना है। ठीक है, A क्रॉस A निकालना है। तो क्या हो जाएगा? A क्रॉस A का मतलब क्या होगा कि दूसरा भी समुच्चय क्या होगा? यही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 का इन तीनों के साथ, यानी 1 1 1 3 1 5, 3 का इन तीनों के साथ, यानी 3 1 3 3 3 5, और 5 का क्या इन तीनों के साथ होगा? तो 5 1 5 3 5 5। ये तो हमारे पास क्या निकल गया है? संबंध निकल गया है A क्रॉस A। अब मैंने क्या बोला था? अगर A समुच्चय A में है तो A किस मुझे संबंध में होना चाहिए, यानी इसमें कौन कौन से अवयव थे? 1 था, 3 था और 5 था। तो हम क्या देखेंगे? क्या 1 1 इसमें आया है, संबंध में आया है? देखो 1 1 आया हुआ है, 3 3 भी आना चाहिए, 3 3 आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, 5 5 आना चाहिए, ये भी आया हुआ है, 5 5 आया हुआ है। यानी अगर हमारे पास कोई अवयव अगर A में है तो A भी किस में होना चाहिए? समुच्चय, यानी दोनों हमारे पास समान अवयव होने चाहिए संबंध में। तो संबंध हमारे पास ये निकल के आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारे पास संबंध कौन सा कहलाएगा? ये संबंध कहलाएगा स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, ठीक है, ये होता है स्वतुल्य संबंध, जहां पे हमारे पास दोनों अवयव समान आ जाएं। यानी ये हमारे पास A था, ठीक है, हमने A क्रॉस A निकाला, अब हम संबंध बनाया हमने, अब हमने देखा क्या 1 1 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 5 5 आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा? ये हमारे पास क्या हो गया? संबंध हो गया, स्वतुल्य संबंध। अब बात करते हैं हम सममित संबंध की। सममित संबंध क्या होता है? देखो, सममित संबंध, सममित संबंध सममित संबंध ये क्या होता है? यदि कोई संबंध अरिक्त समुच्चय A पर इस प्रकार परिभाषित है कि A belongs to A, या फिर ऐसे कर लो, A संबंध है B से, तो क्या होना चाहिए कि B का संबंध भी कैसे होना चाहिए? A से होना चाहिए।
ये कह रहा है कि अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी आर में है तो क्या होना चाहिए, बी ए बी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, जहाँ पे ए बी सी क्या आएंगे, ए में से आएंगे। ठीक है, यानी अगर हमारे पास ए बी, यानी अगर जैसे हमारे पास 1 3 आ रहा है संबंध में तो 3 1 भी उस संबंध में आना चाहिए। अगर ये 1 3 आ रहा है और 3 1 नहीं आ रहा होगा तो वो संबंध क्या कहलाएगा, सम्मित संबंध नहीं कहलाएगा। अगर 1 3 आ रहा है और 3 1 नहीं आ रहा है संबंध में तो सम्मित संबंध नहीं होगा। अगर 1 3 है और 3 1 भी आ रहा है तो वो क्या होगा, सम्मित संबंध होगा। ठीक है, उदाहरण की बात करें, उदाहरण की बात करें तो देखो, उदाहरण की बात करें आपको तो आपको दे रखा है, ये दे रखा है आपको 1 2 3 4 और संबंध क्या दे रखा है आपको, ये क्वेश्चन में गिवन है, यानी क्वेश्चन में दे रखा है आर बराबर क्या दे रखा है आपको, 1 2 1 3 1 4 2 2 और 2 3, ये आर दे रखा है आपको। ठीक है, ये संबंध दे रखा है और मुझे क्या, और R2 दे रखा है आपको, R2 दे रखा है 1 1 1 2, ये भी गिवन है 1 4 2 1 2 2 2 3 3 4 4 1 4 2 4 2 नहीं है, 4 3 है और 4 4 है। अब आपसे पूछा है कि बताइए क्या ये संबंध सम्मित संबंध होगा, तो देखो कैसे, हमें पता है संबंध में 1 2 आया है हमारे पास, आर दे रखा है, इसमें चेक करना है। देखो संबंध ये है हमारे पास, ये होता है संबंध, इसमें अगर 1 2 आया है तो इसमें 2 1 आना चाहिए। देखो इसमें 1 2 आया है तो 2 1 भी आना चाहिए। देखो 1 2 है, इसमें है 1 2, 2 1 है, बिल्कुल है। 1 3 है, 1 3 कहाँ है, यहाँ पे 1 3 है। ठीक है, यहाँ पे 1 3 नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 4 है, यहाँ भी 1 4 है, तो देखो 1 4 है तो 4 1 भी होना चाहिए, वो भी है। ठीक है, 2 2 है, 2 2 है, 2 2 का 2 2 2 2 ही होगा, तो यानी ये आया हुआ है। 2 3 है, ये रहा, तो 3 2 भी होना चाहिए। 3 2 आया कहीं पे, 3 2 नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो संबंध में आए उनका क्या उल्टा मिलना चाहिए हमें। 1 2 है तो 2 1 मिल गया, 1 3 है तो 3 1 1 3 है, 3 1 भी नहीं है। ठीक है, 1 3 है तो 3 1 भी नहीं है। 1 4 है तो 4 1 मिल गया, 2 2 है तो 2 2 ऑब्वियसली है इसमें, 2 3 है तो 3 2 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है। ऐसे एक काम और करो, ऐसे भी चेक कर सकते हैं इसको, दूसरा तरीका क्या है, देखो ऐसे अलग अलग चेक करो। इसमें देखो, इसमें देखो, इसको मैं R1 दे दूँ, देखो 1 2 आ रहा है इस संबंध में लेकिन 2 1 नहीं आ रहा। ठीक है, 1 3 है, 3 1 नहीं आ रहा, 1 4 है, 1 4 1 नहीं आ रहा, 2 2 है, ये भी नहीं है, और 2 3 है तो 3 2 भी नहीं है। लेकिन इसमें देखो 1 1 है तो 1 1 तो है, ओके 1 1 में तो उल्टा करोगे तो वही 1 1 रहेगा। 1 2 है तो 2 1 भी आ रहा है, 1 4 है तो 4 1 भी आ रहा है, 2 2 है तो 2 2 तो होगा ही, 2 3 है तो 3 2 भी आ रहा होगा कहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ एक चीज़ छोड़ दी मैंने, यहाँ पे आएगा 3 और 2। देखो 2 3 है तो 3 2 भी आ रहा है, 3 4 है तो 4 3 भी आ रहा है, और 4 4 होता ही है। तो देखो इसमें तो सारे जो आ रहे हैं, देखो दोनों अलग अलग संबंध दे रखे हैं, एक ही समुच्चय पे क्या दे रखा है आपको, 2 देगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सम्मित संबंध में क्या होगा, आपको ये दिया होगा, ये दिया होगा और ये दिया होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक ही समुच्चय पे 2 संबंध दे रखे हैं, R1 और R2, इन दोनों को चेक करना है क्या ये दोनों सम्मित हैं या नहीं है। तो देखो R1 चेक किया पहले, मेरे पास हमें पता है 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, वो नहीं है इसमें। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, वो भी नहीं है। 1 4 है, 4 1 भी नहीं है। 2 2 तो ऑब्वियसली होता ही है, देखो 2 2 का उल्टा करोगे इधर कर लो, बात बराबर है, तो ये तो होगा ही। 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सम्मित संबंध नहीं है। अगले की बात करें, R2 चेक करें, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, R1 सममित
संबंध नहीं है। R1 तो नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमारे पास नहीं मिली जो कंडीशन हमें सममित के लिए चाहिए, वो कंडीशन हमें नहीं मिल पाई। अब R2 की बात करते हैं, तो R2 क्या कहता है कि देखो 1 1 है तो 1 1 देखो जहां पे भी ये इस टाइप के आ जाएंगे वो तो होंगे ही होंगे। 1 2 है, 2 1 भी मिल रहा है, 1 4 है तो 4 1 मिल रहा है, 2 1 है ये तो उसी का था, 2 2 है ये ऑब्वियसली होता ही है, 2 3 है 3 2 भी मिलना चाहिए, ये मिल गया, 3 4 है तो 4 3 भी है और 4 4 होता ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, R2 सममित संबंध है। ये क्या हो गया, हमारे पास सममित संबंध हो गया। यानी अगर ए बी आर में है तो बी ए बी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, उसको बोलते हैं सममित संबंध। अब आता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या कहता है, देखो संक्रामक संबंध क्या कहता है। अब आते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध संक्रामक संबंध ये क्या कहता है, यदि कोई संबंध आर किसी अरिक्त समुच्चय ए पर, देखो समुच्चय ए बोल रहा हूँ यहाँ पे, एक ही जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी समुच्चय का नाम ले सकते हो, ए बी सी या कुछ भी अल्फाबेट कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, फिक्स नहीं है ए ही हो, ठीक है। समुच्चय ए पर इस प्रकार परिभाषित है कि यदि ए और बी संबंध आर में है और बी और सी भी आर में है, तो ये क्या होना चाहिए कि ए सी भी क्या होना चाहिए, संबंध आर में होना चाहिए, ठीक है। यानी क्या हुआ कि अगर आपके पास 1 3 है और 3 4 है किसी संबंध में, तो क्या होना चाहिए हमारे पास 1 4 भी उस संबंध में होना चाहिए। अगर 1 3 है 3 4 है तो 1 4 भी क्या होना चाहिए, संबंध में होना चाहिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो यानी ए बी है आर में, बी सी है आर में, तो ए सी भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, यानी संबंध में होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं हम, संक्रामक संबंध बोलते हैं। उदाहरण की बात करें हम, तो उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण की बात करते हैं हम, तो देखो उदाहरण कैसे देंगे, देखो उदाहरण की बात करते हैं। देखो जैसे आपको उदाहरण दे रखा है, ए कोई समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4, R1 कोई पहला संबंध दे रखा है आपको 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 3 3 3 2 3 4 4 1 4 2 4 3, इस टाइप से संबंध दे रखा है आपको, ठीक है। और R2 आपको दे रखा है 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4, ये आपको क्या दे रखा है, संबंध दे रखा है, दो संबंध दे रखे हैं। चेक करना है कि R1 और R2 क्या दोनों ही सममित संबंध है या दोनों ही नहीं है, या इनमें से कोई एक है। तो देखो मैंने क्या बताया था कि अगर 1 1 है और 1 2 है तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 इसमें है, देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यानी ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए। 1 2 कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सममित संबंध नहीं है। दूसरा चेक करेंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे, R1 संक्रामक, सॉरी R1 संक्रामक संबंध नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं हम, इस दूसरे R2 की बात करते हैं। देखो 1 1 है 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, वो है, इन दोनों का तो मिल गया हमें। अब देखो 1 2 है, ये तो बी सेम होना चाहिए यहाँ पे ना, तो यानी ये नहीं होगा। यानी 1 3 है, ये भी नहीं है। 4 2 1 2 2 है 2 3 है, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया,
ये बी हो गया, ये सी हो गया। देखो मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, ये दोनों अवयव के सेम होने चाहिए। मैंने इन दोनों में सेम देखे, लेकिन इसमें देखो ये वाला और ये वाला सेम नहीं है, तो इसलिए इन दोनों को देखेंगे नहीं। ये वाला और ये वाला सेम नहीं है, इन दोनों को देखेंगे। अब ये वाला और ये वाला सेम नहीं था, तो इन दोनों को नहीं देखा। अब देखो ये वाला और ये वाला सेम है, ये वाला और ये वाला, इसलिए दोनों को देखेंगे। टू 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 है, 2 3 है, तो 2 3 भी होना चाहिए। 2 2 है, 2 3 है, तो 2 3 भी होना चाहिए, बिल्कुल है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो ये दोनों समान नहीं है, ये दोनों समान नहीं है, ये दोनों समान नहीं है, ये दोनों समान है, तो इसमें देखूंगा 3 3 है और 3 4 है, तो 3 4 होना चाहिए, बिल्कुल है। अब इन दोनों को देखूंगा, 3 4 है और 4 4 है, यानी 3 1 होना चाहिए। 3 1 है हमारे पास, ये रहा। ठीक है, अब इन दोनों को नहीं देखूंगा, इन दोनों को नहीं देखूंगा, इन दोनों को नहीं देखूंगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है, तो इसका मतलब सारे इसमें मैच हो गए हमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, R2 संक्रामक संबंध है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या पढ़ा आज, संबंध पढ़े। संबंध क्या कहते हैं, संबंध हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, द्विचर संबंध होता है, सहतुल्य संबंध होता है, उसके बाद हमारे पास सम्मित संबंध होता है, उसके बाद संक्रामक होता है। द्विचर में तो क्या होता है, ए क्रॉस बी निकाल देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, वो संबंध हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास सहतुल्य। सहतुल्य क्या कहता है कि सेम अवयव होने चाहिए, यानी दोनों में समुच्चय में क्या, संबंध में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ए आपको संबंध दे रखा है 1 2 3 4, तो सारे अवयव खुद से भी जुड़ने चाहिए, तो उसको बोलते हैं सहतुल्य। सम्मित संबंध क्या कहता है, सम्मित संबंध ये कहता है कि अगर ए और बी संबंध आर में है, तो बी ए भी आर में होना चाहिए, यानी 1 2 अगर संबंध में आ रहा है तो 2 1 भी संबंध में आना चाहिए, ये सम्मित कहता है। संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक ये कहता है कि ए बी अगर संबंध आर में है, बी सी भी संबंध आर में है, तो ए सी संबंध आर में होना चाहिए। यानी अगर 1 3 संबंध में है, 3 1 और 3 2 संबंध में है, तो 1 2 भी संबंध में होना चाहिए। ये हमने एग्जाम्पल देख लिए तीनों के। ठीक है, कल हम इन पे ऊपर कुछ प्रमेय करेंगे। प्रमेय कैसे करते हैं सहतुल्य की, इनकी सबकी, तो वो हम क्या करेंगे, प्रमेय करेंगे कि सहतुल्य कैसे प्रमेय से सिद्ध किया जाता है। अब आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे पेपर में, आपको प्रमेय दी जाएगी। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि सिद्ध कीजिए प्राकृत संख्याओं का संबंध सहतुल्य होता है, सममित होता है, संक्रामक होता है। तो प्राकृत संख्याओं में कैसे सिद्ध करेंगे वो भी हम देखेंगे। बहुत सारी चीजें आपको दी जाएंगी, तो हम कल क्या देखेंगे, प्रमेय करना सीखेंगे कि प्रमेय कैसे की जाती है इसमें। ठीक है, तो ये आपको मैंने थोड़ा सा संबंध के बारे में बताया, कितने टाइप के होते हैं। ये आपके क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। लास्ट ईयर का पेपर आप देखोगे, इस साल तो आपके पेपर नहीं हो पाए, लेकिन इससे लास्ट ईयर का आप पेपर देखोगे 2018 का, तो 2019 का, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन हमेशा संबंध से मिलता है। अब वो किसी पे भी आ सकता है, चाहे वो द्विचर संबंध का हो, चाहे सहतुल्य का हो, चाहे सम्मित का हो, चाहे वो संक्रामक का हो, इनमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। तो उसको संबंध को अच्छे से समझ लेना, प्रैक्टिस कर लेना। आपकी किताब में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस करके देख लेना। ठीक है, तो आज की क्लास तो मैं यही खत्म करता हूँ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रमेय कैसे आती है इनके ऊपर, सहतुल्य, सममित और संक्रामक के ऊपर प्रमेय किस टाइप से सॉल्व करते हैं, कैसे प्रमेय पूछता है वो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।